हेलो जोग्राफर्स, आप सभी भूगोलवेताओं का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम देख रहे हैं जो क्लास 12 का ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर दिया था। इसके तहत हम देखेंगे आज ज्योग्राफी का जो थर्ड चैप्टर है वो देखेंगे। तो हमने जो नेक्स्ट वीडियो जो थी हमारे, इसमें हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। इसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसको भी हमने कंप्लीट कर दिया गया है। इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर की जो लिंक है वो भी मिल जाएगी। इसके तहत हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है उसके द्वारा जो जारी कर दिए गए मॉडल पेपर है उसका भी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया गया है। इसमें जाके आप देख सकते हैं और वहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन में आप मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले जो अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने भी सिलेबस जारी कर दिया। इसके अनुसार हम इस चैप्टर को पढ़ाएंगे और इसके अनुसार हम लास्ट जो वीडियो की एंडिंग होगी इसमें हम जो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसका भी वीडियो डाल देंगे। तो हमारा जो आज हम वीडियो को चालू करेंगे, इसमें हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो देखेंगे और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे जनसंख्या संगठन। और जनसंख्या संगठन के तहत हम किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो है वो है हमारा लिंगानुपात, दूसरा है साक्षरता, तीसरा है ग्रामीण नगरीय संगठन, चौथा है आयु संरचना, पांचवा है आयु लिंग संरचना और छठा है व्यावसायिक संरचना। तो इसके अंतर्गत ये हमारे जो पॉइंट है वो है, इस वीडियो में हम इतना देखेंगे। तो पहला है हमारा लिंगानुपात। लिंगानुपात को देखेंगे। लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की प्रदर्शित करता है। और ये हमारा जो चैप्टर है वो 2.5 मार्क्स का होने वाला है। इसका जो है 2.5 आपका नंबर मार्किंग होने वाली है। तो देखते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या प्रदर्शित करता है, जिसे लिंगानुपात कहा जाता है। कि स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या, पूरी जो कुल जनसंख्या है इसमें स्त्रियों एवं पुरुषों की जो संख्या है इसको लिंगानुपात कहते हैं। इसमें दो प्रकार हैं, अनुकूल जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या। और अनुकूल जनसंख्या और प्रतिकूल जनसंख्या दो प्रकार हैं इसके। तो अनुकूल जनसंख्या है वो है हमारा जब कुल जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, इसे कहते हैं। और प्रतिकूल जनसंख्या प्रतिकूल लिंगानुपात भी है। तो देखेंगे अनुकूल लिंगानुपात, जब कुल जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक हो। इसका मतलब है कि स्त्रियों की जो संख्या है वो अधिक हो, जिसे अनुकूल जनसंख्या कहते हैं। स्त्रियों की संख्या में ही ध्यान देना है आपको इसमें। स्त्रियों की संख्या अधिक है और पुरुषों की जनसंख्या कम है। प्रतिकूल लिंगानुपात में क्या है? जब कुल जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम है। इसका मतलब इसमें जो है स्त्रियों की जो संख्या है वो डाउन है और इसमें अनुकूल लिंगानुपात में जो स्त्रियों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो अनुकूल लिंगानुपात और प्रतिकूल लिंगानुपात में यही फर्क है कि इसमें स्त्रियों की संख्या अधिक है और इसमें स्त्रियों की संख्या कम है, जिससे प्रतिकूल लिंगानुपात कहा जाता है। देखिए, प्रतिकूल लिंगानुपात और अनुकूल लिंगानुपात दो प्रकार है। प्रतिकूल लिंगानुपात, और इसमें अब डेफिनेशन आपको पूछ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि बताइए अनुकूल लिंगानुपात और प्रतिकूल लिंगानुपात में अंतर क्या क्या है। तो आपको एक डायग्राम बनाकर लिख देना है। इसका डायग्राम बनाकर लिखना है। अब देखेंगे हम लिंगानुपात की गणना 1 और लिंगानुपात की गणना 2। तो लिंगानुपात की गणना कैसे की जाती है और लिंगानुपात की गणना किन किन देशों में की जाती है और किस तरह की जाती है। हमारे भारत में किस तरह लिंगानुपात की गणना की जाती है और अन्य देशों में किस तरह की जाती है। देखेंगे कि लिंगानुपात कुछ देशों में लिंगानुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे हमारा भारत में किस तरह की जाती है? स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या बटे 1000। तो आपको देखना है हमारे भारत में इस लेडीज फर्स्ट है, तो आपको क्या करना है, ऊपर स्त्रियों की लेना है बटे पुरुषों की संख्या। इससे आपका याद हो जाएगा।
स्त्री फर्स्ट लेना है, लेडीज फर्स्ट को, जो स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की, इसको आपको उल्टा कर देना है। तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, नीचे वाला ऊपर कर देना है, तो आपको हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसको उल्टा कर देना है तो आपका जो है वो निकल जाएगा। ये आपका जो एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरा है लिंगानुपात की गणना 2। इसमें क्या है कि लोगों की लिंगानुपात की गणना निम्न प्रकार से की जाती है। तो इसमें क्या है, पुरुषों की जो संख्या, इसमें जो अन्य देश हैं वहाँ पर पुरुष फर्स्ट आते हैं। तो आपको क्या करना है, पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या। तो आपको देखना है कि स्त्रियों की, इसको भी उल्टा कर देना है, बटे 1000। तो स्त्रियों की प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या प्रति 1000 की गणना किस प्रकार की जाती है, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, इसको भी उल्टा कर देना है, प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो नेक्स्ट स्लाइड है लिंगानुपात। नेक्स्ट स्लाइड लिख रहे हैं कि लिंगानुपात की जननांकीय संरचना। जो लिंगानुपात है उसकी जो जननांकीय विशेषता है वो देखेंगे कि लिंगानुपात किसी देश या समाज में सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक होता है। कि जो लिंगानुपात होता है वो किसी देश या समाज के सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो जो लिंगानुपात किसी देश या समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। और इसमें देखेंगे हम स्त्रियों की संख्या, कि स्त्रियों की स्थिति कैसी है और पुरुषों की स्थिति कैसी है। तो हम इसके तहत स्त्रियों की स्थिति अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। हमारे जो भारत है उसमें स्त्रियों की स्थिति कैसी है आज आप समझ सकते हैं। कनाडा है, ये एक विकसित देश है। कनाडा कौन सा देश है, विकसित देश है। इस विकसित देश में स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की तुलना में अधिक है। कि इसका मतलब है कि स्त्रियों की जो संख्या है वो यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है। और देखेंगे कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। अब है आर्थिक और सामाजिक विकास अधिक है। यहाँ पर क्या है, जो आर्थिक विकास है और सामाजिक विकास है वो क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो विकास होगा वो अच्छा होगा, विकास में बढ़ोतरी होगी। तो ये यहाँ पर स्त्रियों की संख्या में अधिक विकसित होंगी। तो विकसित देश है ये एक। तो कनाडा एक विकसित देश है, यहाँ पर समान अधिकार मिलेंगे, राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। तो यहाँ पर अच्छे जो समान अधिकार और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। तो यहाँ लिंगानुपात स्त्रियों की स्थिति दो प्रकार की होती है। लिंगानुपात में स्त्रियों की स्थिति दो प्रकार की दशा से हो सकती है। एक तो बुरी स्थिति और एक अच्छी स्थिति। बुरी स्थिति के तहत क्या होगा कि जो स्त्री है, बुरी स्थिति के तहत उनको क्या कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। जन्म होने से पहले ही मार दिया जाएगा या जीवित होने पर भी मार दिया जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के नाम से जाना जाता है। और अच्छी स्थिति में क्या होगी, यहाँ पर अच्छा समान अधिकार मिलेगा और समान जो चिकित्सक की सेवाएं भी महत्वपूर्ण होगी। और राजस्थान में भी हमारे यहाँ पर एक नियम लागू हुआ है जिसमें स्त्रियों को भ्रूण की हत्या को मारने पर उनको कारावास की जीवन की दशा मिलेगी, कि आजीवन कारावास होगा। और यहाँ पर देखेंगे लिंगानुपात स्त्रियों की स्थिति दो प्रकार से हो सकती है। एक तो अच्छी स्थिति और दूसरी बुरी स्थिति। अच्छी स्थिति के तहत देखेंगे क्या क्या होगा, अधिक जनसंख्या होगी। अच्छी स्थिति होगी क्या होगा, जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या अधिक होगी। और बुरी स्थिति होगी तो कम जनसंख्या होगी। तो अधिक जनसंख्या में नौकरी शिक्षा अधिक मिलेगी, नौकरी और शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे, समान अधिकार मिलेंगे, स्वतंत्रता एवं अधिकार भी मिलेंगे। अच्छी स्थिति होगी। और बुरी स्थिति में क्या होगा, स्त्री को भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और असमान अधिकार। आपने देखा होगा कि स्त्रियों को कोई लेवल नहीं होता, कि स्त्रियों को जो समान है वो समान अच्छे नहीं मिलते हैं। और जो पुरुष है, पुरुष को अन्य सम्मान है वो मिलते हैं और स्त्रियों को नहीं मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो है
स्त्रियों की बुरी स्थिति माना गया। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ बुरी स्थिति में स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, असमान अधिकार। तो इसमें हमने देख लिया कनाडा का। कनाडा एक विकसित शहर है। ये पूछ सकता है कि कनाडा, एक नंबर में पॉइंट में पूछ सकता है कि निम्न में से कनाडा कौन सा देश है। तो विकसित देश पूछ सकता है, अविकसित देश पूछ सकता है, और यहाँ पर विकासशील देश पूछ सकता है। तो आपको इसमें से एक डॉट को टिक करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी जो जो प्रवास और जो लिंगानुपात है उसको देखेंगे हम। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड प्रवास और लिंगानुपात। तो प्रवास और लिंगानुपात के तहत हम देखेंगे कि प्रवास कहाँ पर, प्रवास ज़्यादा होने पर पुरुष संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है या स्त्री संख्या बढ़ जाती है, और स्त्रियों की जो व्यवस्था है वो क्या होने वाली है। तो देखते हैं प्रवास। जैसे कि आप देख रहे हो उदाहरण, दो प्रदेश लिए हमने, प्रदेश अ और प्रदेश ब। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो प्रदेश अ में है वो 100 पुरुष और 100 स्त्रियां होंगी, और इसमें भी 100 पुरुष और 100 स्त्रियां होंगी। तो प्रदेश अ में क्या है, 100 स्त्रियों पर 70 पुरुष, 100 स्त्रियों पर 70 पुरुष। और प्रदेश ब में 100 स्त्रियों पर 130 पुरुष, 100 स्त्रियों पर 130 पुरुष। और इसमें है प्रदेश अ में कि 100 स्त्रियों पर 70 पुरुष। तो क्या होगा, प्रदेश ब और प्रदेश अ में प्रवास के पश्चात क्या होगा, प्रवास हो जाएगा तो 100 स्त्रियों पर 130 पुरुष हो जाएंगे। कैसे, तो यहाँ पर देखेंगे प्रदेश, ये जो व्याख्या है वो देखेंगे। तो प्रवास के कारण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास के कारण पुरुष जनसंख्या प्रदेश अ में कम हो गई। क्या हो गया, यहाँ पुरुष जो जनसंख्या है वो कम हो गई है, और स्त्रियों की जनसंख्या अब पुरुषों की तुलना में अधिक हो गई है। कि यहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई है, और उसमें क्या है कि यहाँ पर स्त्रियों की संख्या अधिक है, स्त्रियों की संख्या कम है और पुरुष की संख्या ज़्यादा है। अब पुरुष प्रवास को क्यों करेंगे, रोजगार के कारण, अच्छी साधनों की अच्छी सुविधा के कारण। इसके काम बेरोजगार हो जाएंगे तो रोजगार के लिए बाहर जाएंगे। इसके अलावा जो अन्य गतिविधियां हैं उनको पाने के लिए वो प्रवास करते हैं। तो प्रदेश हमने देख लिया। अब प्रदेश ब में, तो प्रदेश ब में प्रदेश अ से पुरुषों के प्रवास, ब से अ से पुरुषों के प्रवास में अत्यधिक होने पर पुरुष जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या से अधिक है। कि पुरुष की जनसंख्या स्त्रियों से अधिक है, कहने का मतलब है कि पुरुष की जनसंख्या अधिक है और स्त्रियों की जनसंख्या यहाँ पर कम हो गई है। तो ये है प्रवास के कारण। प्रवास क्या क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब है इस स्त्रियों के जो कई देशों में, विकसित देशों में, अविकसित देशों में और विकासशील देशों में, ये 3 प्रकार के देश हैं। इसमें से कहाँ पर प्राकृतिक लाभ मिले और कहाँ पर सामाजिक लाभ अत्यधिक मिलते हैं। तो देखेंगे स्त्री, जो स्त्री है, स्त्री इनको जैविक लाभ प्राप्त होते हैं, जैविक जो लाभ है वो प्राप्त होते हैं। और नोट में देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कि प्राकृतिक लाभ, जैविक लाभ की प्राप्ति विश्व में सभी स्त्रियों की समान रूप से होती है। कि जो प्राकृतिक लाभ है और जैविक लाभ, प्राकृतिक लाभ और जैविक लाभ विश्व के सभी स्त्रियों को समान रूप से मिलते हैं। कि यहाँ पर स्त्रियों को जो समान जैविक लाभ और प्राकृतिक लाभ वो स्त्रियों को समान रूप से मिलते हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये जैविक लाभ, तो अफ्रीका, एशिया और केन्या और हमारा प्यारा देश भारत, और भारत में भी मिलते हैं ये जैविक लाभ और प्राकृतिक लाभ दोनों तरफ से। अब है सामाजिक लाभ। सामाजिक लाभ, इन लाभों के अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, तो यहाँ पर समाज में समान अधिकार मिलेंगे, शिक्षा के अवसर मिलेंगे, नौकरी के अवसर और राजनीतिक अधिकार की स्वतंत्रता।
तो ये जो नोट्स हैं वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं, जिससे एग्ज़ाम में आपको इसी से दृष्टि से कोचक से लिखना है कि आपको एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि प्रवास के कारण इस की उदाहरण पूछ ले आपको कि बताइए प्रवास अ में इतनी जनसंख्या है और इतने पुरुष हैं, तो प्रवास होने के बाद वो कितनी जनसंख्या होगी या कितने पुरुष जनसंख्या होगी। और इसमें यह प्रश्न पूछ सकता है कि स्त्री के जो प्रवास है उसके प्राकृतिक लाभ और सामाजिक लाभ को बताइए, और कौन कौन से देशों में स्त्रियों को प्राकृतिक लाभ ज़्यादा मिलता है। तो ये 4 देश है, केन्या, भारत, अफ्रीका और एशिया। एशिया जो है वो हमारा महाद्वीप है एशिया में, और अफ्रीका। ये इस तरह से ये हमारा स्लाइड कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि उदाहरण अ, उदाहरण ब और उदाहरण स के तहत। और उदाहरण अ में देखेंगे विकसित देश, उदाहरण ब में देखेंगे विकासशील देश, और उदाहरण स में देखेंगे अविकसित देश। और विकसित देशों में कौन कौन से देशों में किस तरह की स्त्रियों के लाभ है, और विकासशील देशों में देखेंगे किस तरह स्त्रियों के लाभ है, और अविकसित देशों में देखेंगे कि किस तरह लाभ है। तो आइए देखते हैं विकासशील देश। तो ज्योग्राफर्स, विकासशील देश में सभी स्त्रियों को जो है समान रूप से जैविक लाभ उपलब्ध है। कि जो अपने विकसित देश में हमने देखा था हमारा प्यारा देश भारत भी इसमें आ जाता है। विकसित देश में हम देखेंगे सभी स्त्रियों को समान रूप से जैविक लाभ के साथ साथ सामाजिक उपलब्धि है, कि हमारे भारत में भी सभी स्त्रियों को समान रूप से जैविक लाभ है, और जैविक लाभ के तहत हमारे साथ जो सामाजिक लाभ है वो भी उपलब्ध है। तो हमें देखना है कि स्त्रियों को किस तरह से लाभ है वो स्त्रियों को मिलते हैं। अब देखेंगे कि जिस तरह अब स्त्रियों के समान रूप से सामाजिक और जैविक लाभ उपलब्ध होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होगी। तो आप देखेंगे कि स्त्रियों की जो संख्या है यहाँ पर अधिक होगी। तो स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है, कि लेकिन इसका मतलब है कि स्त्रियों की संख्या यहाँ पर अधिक है। और स्त्रियों की संख्या अधिक है तो स्त्रियों की संख्या अधिक होगी, और यहाँ पर क्या होगी, तो स्थिति अच्छी होगी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी होगी तो क्या होगा, यहाँ पर राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और आर्थिक लाभ है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो देख सकते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और अन्य जो लाभ है वो सभी स्त्रियों को समान रूप से प्राप्त होंगे। अब देखते हैं विकासशील देश। विकासशील देशों में क्या है कि स्त्रियों के जैविक लाभ समान रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन जो स्त्रियों को सामाजिक लाभ है वो बहुत कम प्राप्त होते हैं। कि स्त्रियों को जो है जैविक लाभ तो उपलब्ध हो जाते हैं, और जो सामाजिक लाभ है वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो देखेंगे कि जो सामाजिक लाभ है वो कम उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या क्या होगी, प्रतिकूल होगी। प्रतिकूल का मतलब स्त्रियों की जो संख्या है वो यहाँ पर डाउन होगी, और स्त्रियों की जनसंख्या कम होगी। ये देख लिया कि प्रतिकूल है तो स्त्रियों की जनसंख्या भी कम होगी, और स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। तो स्त्रियों की स्थिति यहाँ पर डाउन होती है, नॉन एलिजिबल। यहाँ पर क्या होगी, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो अब तीसरा जो उदाहरण है हमारा अविकसित देश। अब अविकसित देश जो विकास नहीं कर चुके, जो अविकसित हो चुके, जिसमें कोई तरह का विकास अभी तक हुआ नहीं है। तो अविकसित जो देश है उसको देखेंगे तो अविकसित देशों में क्या होगा, जैविक लाभ तो इसमें भी उपलब्ध है। जैविक लाभ तो तीन देशों में उपलब्ध है। आप देखो विकसित देश में देखो, अविकसित देश में देखो या विकासशील देश में देखो, तीनों देशों में जैविक लाभ उपलब्ध नहीं है। परंतु जो विकसित देश है उसमें जैविक लाभ भी उपलब्ध है और सामाजिक लाभ भी उपलब्ध है। इसके बाद देखेंगे विकासशील देश में क्या है, जैविक लाभ उपलब्ध और सामाजिक लाभ उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर भी जैविक लाभ उपलब्ध है पर सामाजिक लाभ उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पर क्या, कन्या भ्रूण हत्या या स्त्री भ्रूण हत्या, और दूसरा है स्त्री शिशु हत्या। स्त्री की जो शिशु है उसकी हत्या के कारण स्त्रियों का समाज में असमान अधिकार। यहाँ पर समाज में क्या होगा, असमान अधिकार प्राप्त होगा। तो हमने देखे उदाहरण अ, उदाहरण ब और उदाहरण स के तहत हमने जो देश है उसका पूरा अध्ययन कर लिया है। अब हम जो आज पूरे वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। तो
आज के वीडियो हमारा कंप्लीट होगा यहाँ पर। अभी तक जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और बेल आइकन की जो घंटी है उसको भी दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आपको तुरंत प्रोवाइड हो जाए, जिससे आप अपने एग्ज़ाम की जो तैयारी हो वो बेहतरीन से कर सकें। तो अपनी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की जो न्यू अपडेट है उसको पाने के लिए आपको यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख देना है, जिससे आपकी बोर्ड की जो न्यू अपडेट है वो भी मैं ही इस चैनल पर दिलाऊंगा, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के जो मॉडल पेपर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, धन्यवाद।